अब थोड़ी देर में ही रात होती है एंड रात होते ही सोफी अपनी डायरी लिखने लग जाती है। वो लिखती है कैसे ओरुन ने उसे टैक्टिक्स और डिफरेंट स्पेल सिखाया और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैरेलल कंस्ट्रक्शन सिखाया। वो इन 3 दिन के एक्सपीडिशन में काफी ज्यादा ग्रो हुई थी। अब वो वीक लड़की नहीं रही थी जिसे कि हर टाइम सलमा की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तभी वहाँ पर सलमा आ जाती है जो कि काफी थकी हुई लग रही थी क्योंकि ओरुन के उस ड्रैगन के मारने के बाद ओरुन तो वहाँ से चला गया, लेकिन नाइट स्काई सिल्वर रैबिट गिल्ड ने इससे बैठकर घंटों लंबी रिपोर्ट तैयार करवाई। फिर उसके बाद इसे गिल्ड में ले गए जहाँ पर वापस से इसके साथ सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट हुआ। तो सोफी अपनी बहन को सोने देती है और फिर अगले दिन की सुबह हम देखते हैं ओरुन को जिसकी के पूरे शरीर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि इसने कल रात को काफी ज्यादा मेहनत करी है उस ब्लैक ड्रैगन को हराने में, तो शरीर में तो दर्द होएगा ही ना। तभी उसे रास्ते से जाती हुई सलमा दिखती है तो वो उसके साथ बैठ जाता है कॉफी पीने। अब सोफी ओरुन के आगे सर झुकाकर बोलती है, थैंक यू ओरुन, तुम्हारी वजह से ही हमारे उस एक्सपीडिशन पर एक भी दुर्घटना नहीं घटी। तुम ही ने मेरी जान बचाई और हमारे सारे नए रिक्रूट्स की भी। सलमा, मुद्दे की बात पर आओ। वो दरअसल हमारे क्लैन का जो लीडर है वो तुमसे बात करना चाहता है। तो ओरुन तैयार हो जाता है और फिर इनकी गिल्ड में जाता है। तो वहाँ का लीडर ओरुन को बोलता है, देखो मुझे बातें घुमानी नहीं आती, मैं जो भी बोलूँ वो सीधा मुंह पर बोलता हूँ। क्या तुम नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स ज्वाइन करोगे? हम तुम्हें हेड अटैकर बना देंगे और इसी के साथ साथ तुम्हें हमारी नई यूनिट 1 का भी लीडर बना देंगे, हमारे क्लैन की सबसे पावरफुल पार्टी। और अगर तुम इतना सबसे भी खुश नहीं हो तो तुम लेफ्टिनेंट की रैंक एक्सेप्ट कर सकते हो। अरे भाई लेफ्टिनेंट, मेरे बाल सफेद हो गए क्या? सर मैं बता दूं, मैं अभी स्वीट 16 का ही हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतें तो 16 वाली नहीं है ना। तुम एक काफी पावरफुल इंचेंटर हो, प्लस में जो तुम्हारी स्किल्स है उसके ऊपर कोई भी रिलाय कर सकता है। क्यों सलमा? हाँ सर, अगर ओरुन लेफ्टिनेंट बनेगा तो मैं इसके अंदर काम करना पसंद करूंगी। वो मुझे थोड़ा माफ करना, मैं एक बार सोचकर बताता हूँ। हाँ कोई नहीं, आराम से सोचकर बताना। अब रास्ते में ओरुन सारे सिनेरियो के बारे में सोचते हुए चल रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा था क्योंकि उसको ऑलरेडी एक बार उसके कॉमरेड्स ने धोखा दे दिया है। क्या ये तैयार है नए कॉमरेड्स पाने के लिए और क्या ये उन लोगों पर भरोसा कर सकता है? तो वो इस बात को जानने के लिए अपने दद्दू के पास जाता है। ओह तो बेटा, आज फाइनली तुम अपनी उम्र की बातें करने आए हो। पूछो क्या पूछना है मुझसे। ओ दद्दू, नाइट स्काई सिल्वर रैबिट मुझे रिक्रूट करना चाहती है और मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। डर किस चीज का? वापस से लोग तुम्हें यूज करेंगे। हाँ देखो, इस डर में जीना भी क्या जीना होता है। अगर तुम अपने दद्दू की बात मानो तो मैं बस तुम्हें इतना बोलना चाहता हूँ, तुम भी कभी परफेक्ट नहीं बन सकते। तुम्हें भी एक ऐसा कंधा चाहिए होगा जो कि जरूरत के टाइम पर तुम्हारा साथ दे। तो अपना डिसीजन काफी सोच समझ कर लेना। थैंक यू दद्दू। लेकिन तभी इससे पहले ओरुन रेस्ट करने जाता उसे वहाँ की गिल्ड बुला लेती है और आसपास काफी सारे लोग बैठे होते हैं। हाँ तो तुम ही हो ओरुन जिसने की ब्लैक ड्रैगन फ्लोर 50 पे डिफीट करा था, आई मीन अकेले डिफीट करा था। हाँ ये सब तो ठीक है। तभी डायरेक्ट बोलता है, अकेले? हाँ, तुमसे पहले ब्लैक ड्रैगन से हमने फाइट करी थी। हो सकता है वो उस फाइट में काफी वीक हो गया हो और तुमने तो बस किलिंग ब्लो फेंका है, जिसकी की वजह से यह कहना ठीक नहीं होगा कि तुमने उसे अकेले हराया है। चुप हो जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी सारी डायरी को शांत करते हैं और फिर ओरुन गिल्ड मास्टर की परमिशन लेने के बाद उन्हें बोलता है, ओलिवर मैं तुमसे बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, तुम अपने नए इंचेंटर के साथ सीधा फ्लोर 92 पर क्यों गए थे? तुम्हें नहीं लगता वो इजी होगा अगर तुम उसकी कैपेबिलिटीज थोड़े लोअर फ्लोर पर चेक करो? लेकिन तुम इतने डीपेस्ट फ्लोर पर गए और इतनी केयरलेसनेस फिकल गेट का इस्तेमाल करा कि तुम किसी बेकसूर एडवेंचरर की जान गंवा सकते थे। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। हमारे नए इंचेंटर का सपोर्ट मैजिक तुम्हारे सपोर्ट मैजिक से काफी गुना पावरफुल है, तो इसीलिए तुमने मुझे अपनी गिल्ड से निकाला था, है ना? हाँ मुझे पता है तुम्हारी कितनी औकात है, और वैसे भी एक पार्टी में इंचेंटर की क्या ही औकात रहती है, इसलिए हमने नया बुला लिया। तुमसे हम तंग आ चुके थे। तुमने इंचेंटर्स के बारे में क्या कहा? यही कि उनका काम होता है बस बफ्स को लगाना और आराम से प्रोटेक्टेड रहना। हमें अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचानी पड़ती है। क्या तुम सीरियस हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो सुनो,
ओलिवर 61 सेकंड्स, एनली 134 सेकंड्स, डेरिक 186 सेकंड। ये टाइमिंग है कि तुम्हारे ऊपर बग्स कितनी देर लास्ट करते हैं। एक इंचेंटर को इन सारी चीजों का हिसाब किताब रखना होता है ताकि वो जल्दी से तुम्हारे बग्स को रिफ्रेश कर सके। इसके अलावा क्योंकि इंचेंटर फ्री होता है तो उसी को कमांड भी देनी पड़ती है। तो अब तुम मुझे बता सकते हो अगर ये टास्क इजी है। अब दूसरी तरफ हम लोगन को देखते हैं जो कि सोफी से पूछ रहा था, तो सोफी तुम्हें पता है और आगे जाकर क्या करने वाला है? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हें लगता है वो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स को ज्वाइन करेगा? कैरोलिन बोलती है अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो चांदी चांदी हो जाएगी, है ना सोफिया? तो हमें उसे मनाना चाहिए। लेकिन वो मिलेगा कहाँ पर? मेरी बहन को पता होगा, चलो उसके पास चलते हैं। सलमा एक पार्क में बैठकर सारे इंसिडेंट को वापस से रिकॉल कर रही थी। तभी उसके पास तीनों नमूने भागते हुए आते हैं। क्या हो गया आज तुम्हारी तिगड़म को? वो दरअसल हम मिलना चाहते हैं ओरुन से ताकि हम उसे मना सके कि वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर ले। देखो मैं जानती हूँ तुम ओरुन के बारे में कैसा फील करते हो, लेकिन ओरुन हमारे मुकाबले काफी पावरफुल है और उसे हमारी गिल्ड की जरूरत भी नहीं। हमें पहले से पता है, लेकिन वही इकलौता इंसान है जो कि हमें उसके खुद के जितना स्ट्रॉन्गर बना सकता है। और वैसे भी अगर हम उसे स्लो डाउन भी कर रहे होंगे तो इन फ्यूचर जब हम पावरफुल बनेंगे तो हम उसके काफी अच्छे कॉमरेड्स बन सकते हैं। और सलमा के भी दिमाग में आता है ये बच्चे कह तो ठीक ही रहे हैं, अगर मैं अभी स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं फ्यूचर ट्रेन कर ओरुन जितनी स्ट्रॉन्ग बनूंगी। हाँ तो सुनो सब, वो एडवेंचरर गिल्ड में है और हम देखते हैं ओरुन को जो कि वहाँ से निकलकर वहाँ से जा रहा था। तभी तीनों नमूनों को भागता हुआ देखकर ओरुन भी वहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग ओरुन का बार बार पीछा कर रहे थे, लेकिन ओरुन इनसे मिलने के मूड में ही नहीं था। तभी वो सोचता है अब यार मैं भाग क्यों रहा हूँ, लेकिन तभी वे वहाँ पर भी आ जाते हैं और ओरुन अपनी मैजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल कर वहाँ से भाग जाता है। शाम हो जाती है लेकिन ये तीनों ओरुन को नहीं ढूंढ पाते। तभी दद्दू ओरुन से पूछता है तुम उनसे डर कर क्यों भाग रहे हो? वो दरअसल मैंने उनकी पार्टी ना ज्वाइन करने का मन बना लिया है और अगर मैंने उन्हें ये बताया तो वो सैड हो जाएगी। मेरी भी एक बात मानो ओरुन, एक बार खिड़की से बाहर देखो। और ओरुन देखता है ये तीनों ओरुन के बारे में ही बात कर रहे थे। तो दद्दू बोलता है जब तुम यहाँ पर भागते हुए आए तो ऐसा लग रहा था मानो तुम इस चीज को एंजॉय कर रहे हो। मेरे हिसाब से तुम ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हो कि तुम्हें कहाँ पर रहना चाहिए। जाओ जाकर एक बार उन्हें कन्फ्रंट करो। अब रात होती है और ओरुन एक पेड़ के पास शांत जगह पर जाता है। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। सोफिया उसे बोलती है फाइनली तुम हमें मिल गए, पूरे दिन से कहाँ पर थे तुम? वो मैं टाउन में घूम रहा था। क्या मैं ये भी नहीं कर सकता क्या? हाँ कर तो सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता मैं बेटर पोजीशन में हूँ ये पूछने के लिए? दरअसल ये जो स्पोर्ट है ये मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, यहाँ पर आने के बाद मुझे शांति मिलती है। और तुम्हें मैं एक मजे की बात बताऊं? हाँ बताओ। तुम्हें पता है हमारी गिल्ड का नाम नाइट स्काई सिल्वर रैबिट क्यों रखा? क्योंकि ऐसा माना जाता है मून बेसहारों का सहारा होता है और ये लोगों को रास्ता दिखाता है। और ऐसे ही हमारी गिल्ड का भी ये मोटिव है कि वो भटके हुए एडवेंचरर्स को रास्ता दिखाए। और क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करोगे? उससे पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हें नाइट स्काई गिल्ड कैसे लगती है? अगर मैं अपना बताऊं तो ये मेरे लिए घर जैसा है, जहाँ पर जाकर मैंने काफी सारी चीजें सीखी। ये वो जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और फिर ओरुन अपना डिसीजन बना लेता है और फिर अगले दिन गिल्ड के लीडर के पास जाकर वो बोलता है हेलो लीडर, मैं नाइट स्काई गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर सलमा आ जाती है और ओरुन को उसके कपड़े देती है और बोलती है तो चलो तैयार हो जाओ जवान, अब हम एक नई एडवेंचर की शुरुआत करने वाले हैं। और तीनों त्रिमूर्तियाँ ओरुन को गिल्ड में देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम ओरुन की कुछ भूली हुई मेमोरीज को देखते हैं। जब ओरुन छोटा था तो वो ओलिवर के साथ स्पारिंग करा करता था, क्योंकि ओरुन का बचपन में ही विलेज मॉन्स्टर्स ने तबाह कर दिया था। इसी वजह से ओलिवर और ओरुन मिलकर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे, लेकिन हमेशा ओलिवर ओरुन से जीत जाता था और इसे अपनी याद में एक अजीब सी दिखने वाली लड़की भी याद आती है, लेकिन ये इस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहा था कि ये लड़की कौन है। अब हम दूर कहीं एक दूसरी गिल्ड में देखते हैं जहाँ पर गिल्ड मास्टर आता है और वहाँ पे लीडर को बताता है ब्लैक ड्रैगन को एक अकेले ही बंदे ने मार दिया। हाँ मुझे पता था, क्या वो बंदा ओलिवर है? नहीं वो ओलिवर नहीं है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और किसके पास इतनी पावर्स है उसे हराने की? कहीं वो ओरुन तो नहीं? तुम ओरुन को जानते हो?
इम्पॉसिबल, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर उसके पास वे पावर्स आ चुकी है तो वो फ्लोर बॉस से क्यों लड़ रहा है? उसे तो हमारे पीछे आना चाहिए था। हाँ, तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें उसके अंदर कुछ अजीब सा नजर आया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया। चलो शुक्र है उसकी मेमोरीज उसके पास वापस से नहीं आई हैं। लेकिन अगर उसके पास इतनी पावर्स आ गई है कि वो ब्लैक ड्रैगन को अकेले हरा सकता है तो कहीं ना कहीं से उसको उसकी मेमोरीज वापस से मिल जाएगी। ओए तुम सुनो, अगर ओरुन के साथ कुछ भी होता है तो तुम मुझे तुरंत ही बता देना, ओके? यहाँ से जाओ अब तुम। अब दूर कहीं एक जंगल में हम देखते हैं एक एडवेंचरर पार्टी को जो कि दूसरी एडवेंचरर पार्टीज की जान ले रही थी। उनके लीडर है शियोन। शियोन से वे लोग पूछते हैं तो मास्टर अब हमें कहाँ पर जाना है? वो तो सोच कर बताती हूँ, लेकिन तुम बाहर आओ। और वहाँ पर आ जाता है एक स्पाई जो कि छुपा हुआ था। मुझे बताओ मैसेंजर, तुम्हारा क्या ऑर्डर है? मेरे पास HQ से एक मैसेज आया है, कोई बंदा साउथ ग्रेट डंजन में अपीयर हो चुका है जिसके के पास इतनी पावर है कि वो ब्लैक ड्रैगन को अकेला हरा सके। सदर्न ग्रेट डंजन? हाँ पक्का वो ओलिवर ही होगा। नहीं, HQ ने ये कंफर्म करा है कि वो ओलिवर नहीं है। तो ठीक है, हम जा रहे हैं सदर्न ग्रेट डंजन। और हाँ, वहाँ पर जाकर वो जो भी है अगर वो हमारे साथ नहीं आया तो हम उसकी जान ले लेंगे। लेकिन वो तो चर्च की टेरिटरी है, क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए? और वैसे भी हमें ये नहीं पता कि वो ड्रैगन स्लेयर कितना पावरफुल है। हमें पता चल जाएगा जब हम उसे फाइट करेंगे, ठीक है? तो चलो। और ऐसा बोलकर वे सदर्न ग्रेट डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। और यही वो लड़की है जो कि और उनके साथ बचपन में मिली थी। और हम ये जानते हैं कि इसको भी झूठ बोला गया। ये ऐसी इसलिए बन चुकी है क्योंकि इनके HQ ने ये बताया था कि और उनकी बचपन में ही डेथ हो चुकी है और उसे कुछ एडवेंचरर्स ने मारा है, जिसके की बाद ये लड़की सभी एडवेंचरर से नफरत करने लगी। अब दूसरी तरफ हम नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स में देखते हैं जहाँ का लीडर बाकी सभी लोगों को बोल रहा था। तो तुम लोगों ने और उनकी फीट्स तो देख ली होगी, तो इसी वजह से मैं इसे लेफ्टिनेंट बनाना चाहता हूँ और ये एल्बर्ट का सक्सेसर बनेगा। तो इस डिसीजन को लेने के लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तब तुम वोट दे सकते हो। तभी एक बुढ़ा रोकते हुए बोलता है, और मुझे पता है हमारे लीडर ने तुम्हारे अंदर कुछ तो देखा होगा, लेकिन क्या तुम हमारे गिल्ड के लिए अपनी जान दे सकते हो? नहीं, मैं अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो तुम हमारे गिल्ड के लेफ्टिनेंट क्यों बन रहे हो? हमारे गिल्ड में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब था, मैं अपनी जान क्यों गवाऊंगा जब मैं मेरे कॉमरेड्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं तुम सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने कॉमरेड्स की प्रोटेक्शन करूंगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अब सारे गिल्ड मेंबर समझ जाते हैं और फिर ओरुन को लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। अब सेल्मा ओरुन को यूनिट 1 के पास लेकर जाती है जिसका कि लेफ्टिनेंट अभी ओरुन बना है। यूनिट 1 के मेंबर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हेलो, मेरा नाम है रेन ह्यूजवेल और मैं 24 साल की एक मेज हूँ। हेलो सुनो, मेरा नाम है ल्यूक्रीटा और मैं 18 साल की हीलर हूँ। और मेरा नाम है वाइक सेवरी और मैं एक डिफेंडर हूँ। एंड वंस अगेन मेरा नाम है सेल्मा क्लोडेल और मैं इस पार्टी की लीडर प्लस में इंचेंटर हूँ। अच्छा, मेरी बारी है क्या? हेलो सभी, मेरा नाम है ओरुन और मैं 18 साल का एक फ्रंट लाइन अटैकर हूँ। तो अब ये लोग बात स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले विल उससे पूछता है, तो बात की स्टार्टिंग से पहले क्या आप हमें ये बता सकते हो कि आपने ब्लैक ड्रैगन को कैसे हराया? सेल्मा से बोलती है, अगर तुम हमें नहीं बताना चाहते तो तुम मत बताओ। वो दरअसल इस बात में थोड़ा सा मैं बदलाव करना चाहता हूँ। मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन मैंने उसे अपने 2 ओरिजिनल स्पेल से हराया था, जिसमें से कि फर्स्ट था इम्पैक्ट जो कि इक्विपमेंट के मैजिक को अप टू 100 टाइम्स बूस्ट कर सकता है, और दूसरा स्पेल था सारा बफ मैजिक जो कि मैंने टोटल 32 टाइम्स यूज करा था। लेकिन ये मैजिक इतना ज्यादा डेंजरस है कि ये मैं और किसी के ऊपर कास्ट करूंगा तो उसकी जान भी जा सकती है। अब ये लोग आगे बात करते हैं और ल्यूसी और उनसे बोलती है, तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है? हाँ, इसका मतलब है हमारे यूनिट 1 में टोटल 3 जने हैं जिनके के पास स्पेशल एबिलिटी है, और किन किन के पास है वो हम डंजन में जाकर ही दिखाएंगे। और वैसे भी हम कल ही डंजन में जाने वाले हैं, ओके? अब वे लोग यहाँ से फ्री हो जाते हैं और विल ओरुन से पूछता है, तो ओरुन पार्टी शार्टी का क्या प्लान है? हाँ तो चलो चलते हैं। वैसे भी मुझे अपना नया वेपन लेना था, मेरा पुराना वाला वेपन ड्रैगन से लड़ते टाइम टूट गया। क्यों? अरे यार ये तो काफी बड़ा लॉस है। अब तुम्हें काफी सालों तक या काफी दिनों तक वेट करना होगा तुम्हारा नया वेपन पाने के लिए। अरे भाई मेरी टेंशन मत लो, मेरा जो वेपन है वो वहाँ पर दुकान पे शेल्फ पे रखा है, मैं जाकर बस एक नया खरीद लूंगा। क्या शेल्फ पे? अब यार तो अपना वेपन कस्टमाइज नहीं करवाता क्या?
क्या क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? अभी तक मेरे हिसाब से उसने ऐसा ही वर्क करा है, तो मैं नया जाकर लेने वाला हूँ। देखो अभी तक तुम जो थे आज से तुम हमारी गिल्ड के मेंबर हो और हमारी गिल्ड के लोगों पर और खास करके तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्गर इंसानों पर ऐसी चीप स्वॉर्ड शोभा नहीं देती। तो चलो हमारे वेपन क्राफ्ट्समैन के पास। तो अब आर्यन इन लोगों को उनके ब्लैक स्मिथ के पास लेकर जाती है और इनका ब्लैक स्मिथ भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ड्रैगन स्लेयर अभी तक नॉर्मल से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा था। तब ब्लैक स्मिथ और उनसे बोलता है, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कैसा वेपन चाहिए? हाँ वो दरअसल मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बना दूंगा, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। अगर तुम्हें स्वॉर्ड चाहिए तो तुम्हें कुछ ऐसे मटेरियल्स को लाना होगा जो कि सिर्फ डीपेस्ट फ्लोर पर मिलते हैं, क्योंकि मेरे पास वे सारे मटेरियल खत्म हो चुके हैं और हाँ उनके बिना मैं तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं बना सकता। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे आइटम्स हैं। ये देखो जैसे ये सारी चीजें। और सभी लोगों की आंखें तिल मिला जाती है, ये इतने सारे आइटम्स यहाँ पर कैसे आए? और तभी इन लोगों का ध्यान जाता है वहाँ पर पड़े एक ड्रैगन स्केल पर, जो कि उस ब्लैक ड्रैगन का होता है जिसे कि और ने हराया था। और उनको तभी याद आता है इन्हीं लोगों का एक मेंबर उस ड्रैगन के हाथों मारा गया था। इन लोगों को क्या फील हो रहा होगा? तो वो उनसे माफी मांगता है, लेकिन सभी तभी खुश हो जाते हैं क्योंकि और उनका जो नया वेपन बनने वाला है वो बनेगा अब ड्रैगन स्केल से। और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। अब अगले दिन सलमा इन लोगों को बताती है, तो आज हमें जाना है फ्लोर नंबर 86 पर, जहाँ पर हमें वहाँ के फ्लोर बॉस उस शीप की वुल को लाना है। और अब ये लोग डंजन के बाहर पहुँच जाते हैं। अब सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और उनके साथ टीम वर्क परफॉर्म करने के लिए। लेकिन सलमा और उनको बोलती है, अरुण तुम हम सभी से काफी पावरफुल हो, अगर तुम चाहो तो अकेले भी लड़ सकते हो, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दूंगी। लेकिन बहन अगर उसने ऐसा करा तो हम उसके साथ लड़ना कैसे सीखेंगे? लेकिन तभी वहाँ पर इन लोगों के ऊपर कोई अटैक करता है और अरुण तुरंत ही इन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये अर्थ ड्रैगन्स है, हम उन्हें नहीं देख पा रहे, सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा, उसके बाद मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। तभी लूसी आगे आती है और बोलती है, इस काम को मुझ पर छोड़ दो। लूसी की स्किल है मैजिकल ट्रैकिंग और ये तुरंत ही उस ड्रैगन की लोकेशन का पता लगा लेती है और फिर एक बीम को उसके सर के ऊपर छोड़ देती है। अब इसके बाद विल औरन को बोलता है, औरन भाई इधर देख, और ऐसा बोलने के बाद वो तुरंत ही उस ड्रैगन के ऊपर भागता है। सलमा रेन को ऑर्डर देती है, तुम अपना मैजिक तैयार रखो। और इस तरफ विल उस अर्थ ड्रैगन से अकेला ही लड़ रहा था, उसका वेपन इजीली उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा था। अब रेन बोलती है, मैं भी ऑर्न के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और ऐसा बोलने के बाद वो एक काफी पावरफुल एडवांस्ड मैजिक को उस ड्रैगन के ऊपर कास्ट करती है। और इन लोगों से काफी इम्प्रेस्ड था। लेकिन तभी वहाँ पर दो जने और आ जाते हैं और इस बार विल बोलता है, तो चलो अरुण मिलकर देखते हैं कौन है ज्यादा पावरफुल। और फिर ये लोग जल्दी से उन ड्रैगन्स पर हमला करते हैं। तभी औरन को कुछ अजीब सा फील होता है और वो पीछे मुड़कर रॉक एरो का इस्तेमाल करता है, क्योंकि पीछे छुपा था एक हाइडिंग टर्टल। अब इन लोगों को दोनों तरफ से घेर लिया गया था। तो सलमा उन्हें बोलती है, तुम जाकर उन अर्थ ड्रैगन से भिड़ो, हाइडिंग टर्टल से स्लो होते हैं, हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। अब ये लोग उनसे भिड़ने लगते हैं। तभी और इनको सलमा की आवाज उसके दिमाग में सुनाई देती है। ये सलमा की एबिलिटी है, आई मीन स्पेशल एबिलिटी है, जिसकी की वजह से वो किसी को भी टेलीकिनेसिस या माइंड ट्रांसफर की वजह से ऑर्डर दे सकती है। अब इन लोगों की स्ट्रेटेजी थी कि जो विल है वो अकेला ही इन दोनों ड्रैगन्स का ध्यान भटका कर रखेगा और औरन अपने स्पेल के इस्तेमाल से इनका काम तमाम कर देगा। और अब औरन साइड में जाता है और जैसे ही ब्लैक ड्रैगन विल के ऊपर हमला करते हैं, वो अपने इम्पैक्ट स्पेल का इस्तेमाल कर उनका काम तमाम कर देता है। अब वे लोग उस हाइडिंग टर्टल की तरफ जाने वाले थे, लेकिन दोनों लड़कियों ने आइस जैवलिन और थंडर मियोनीर का इस्तेमाल करते हुए उस टर्टल का काम तमाम कर दिया। और उन लोगों की पार्टी के साथ जुड़कर काफी ज्यादा खुश था। अब रास्ते में चलते चलते सलमा औरन को बोलती है, औरन तुम्हें लगता है हम फ्लोर 92 के बॉस को अकेले हरा देंगे? हाँ बिल्कुल आराम से। तुम ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि तुम हमारे साथ हो? नहीं, तुम मेरे बिना भी अकेले उन्हें हरा दोगे। तुमने पिछले साल में मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इम्प्रूव करा है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और नॉक्शियस शिप को हरा देते हैं, जिसके की बाद ये उस डंजन से बाहर आ गए थे। अब ये लोग रात को बढ़िया पार्टी करते हैं। अब तभी सलमा को
चढ़ जाती है और फिर वो ओरुन के पीछे पड़ गई थी। साथ ही साथ रेन भी ओरुन के पीछे पड़ गई थी। तो फिर ओरुन अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करता है स्लीप। ये सभी लोग सो जाते हैं, जिसके की बाद ओरुन सलमा को उसके घर पर छोड़ने जाता है, जहाँ पर सोफी उनका वेलकम करती है और इसके बाद अपनी बहन को सुनाती है, तुम लड़की हो यार, तुम्हें इतनी अकल होनी चाहिए कि तुम ज्यादा दारू ना पियो। ठीक है बहन, आगे से ऐसा नहीं होगा। जिसके की बाद सोफी उसे बोलती है, तो चलो अब नहा धोकर आराम से सोते हैं। और फिर उसे जबरदस्ती नहाने के लिए लेकर जाती है। सलमा सोचती है, आज मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने इतनी दारू क्यों पी ली, क्या ये सब कुछ और उनकी वजह से हुआ था, क्या मैं उसके आसपास अपने आप को ज्यादा सेफ फील करती हूँ। अब अगले दिन ओरुन को मैनेजमेंट डिवीजन के पास बुलाया जाता है, जहाँ पर ये डिसाइड होता है कि ओरुन वापस से उस ग्रुप 10 को ट्रेन करेगा। तो ओरुन उनसे पूछता है, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस है, मुझे उन्हें कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना बना देना कि वो अगले 6 महीने में अकेले ही फ्लोर 50 तक पहुँचने का दम रखते हो। यार ये हमेशा कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते तुम मेरे से। अरे कोई नहीं यार, हो जाएगा हो जाएगा। और फिर ओरुन वहाँ से चला जाता है। अब तभी वहाँ की एक बंदी बोलती है, ओरुन तुमने उन लोगों की फाइल्स तो पढ़ ली है ना? हाँ पढ़ लिया है, और अब मैं उन्हें सीधा ट्रेन करने वाला हूँ और फिलहाल के लिए तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और फिर ओरुन वहाँ से चला जाता है। सलमा ओरुन को बोलती है, ओरुन अगर तुमने उनकी फाइल पढ़ी है तो तुझे मेरे और सोफी के बारे में तो पता होगा। हाँ तो गाइस, जो दरअसल सोफी थी वो क्लोडेल फैमिली की एक मेड की बच्ची थी, जिसको कि बचपन में ही उसकी माँ छोड़कर चली गई। जिसके की बाद क्लोडेल फैमिली ने उसे अपनाया, लेकिन सभी लोग उससे काफी ज्यादा टाइप बिहेवियर करते थे क्योंकि वो एक मेड की बच्ची थी। तो फिर सलमा एक दिन उसको लेकर भाग गई और फिर उसने इस गिल्ड को ज्वाइन कर लिया। अब ओरुन ग्रुप 10 के पास जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी लोगन और बाकी दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अब ये लोग बात कर रहे थे कि कैसे ओरुन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ओरुन के अंडर ट्रेन हो गए तो ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन ओरुन उन्हें बोलता है, अभी तो मुझे और स्ट्रॉन्ग होना है। मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं और ब्लैक ड्रैगन इक्वली पावरफुल थे, वो तो उसके अंदर दिमाग नहीं था, वरना वो मेरी चटनी बना देता। और वैसे भी तुम लोगों के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम एक काफी अच्छे एडवेंचरर भी बन सकते हो। और सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब ओरुन उन्हें अपने रूल्स बताता है। तो देखो, पहला रूल है तुम अपना दिमाग भी खुद दौड़ाओगे। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कुछ कहा है तो तुम्हें उसे फॉलो ही करना है, सिचुएशंस के हिसाब से तुम उन चीजों को फॉलो करना। और दूसरा, हमेशा टीम वर्क के साथ मेहनत करते हुए लड़ना। अगर तुम टीम वर्क के साथ लड़ोगे तो अपने से स्ट्रॉन्गर अपोनेंट को भी हरा दोगे। तो अब मैं तुम लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि तुम एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हो। सोफिया तुम स्टार्ट करो। मैं अपनी बहन सलमा की तरह बनना चाहती हूँ। काफी अच्छा गोल है तुम्हारा, और वैसे भी तुम्हारी बहन का तो स्टैंडर्ड ऑलरेडी काफी हाई है। मैं होप करता हूँ इन फ्यूचर मैं भी तुम्हारे ऊपर ही ऐसे रिलाई कर सकूं जैसे कि मैं सलमा के ऊपर करता हूँ। अब तुम्हारी बारी है लोगन। तो मास्टर मैं बनना चाहता हूँ क्योंकि एडवेंचरर बनने के बाद मुझे काफी सारे पैसे कमाने हैं, क्योंकि जिस विलेज में मैं पैदा हुआ वो विलेज काफी ज्यादा गरीब था। उन लोगों के पास इतना खाना भी नहीं था कि वो जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे अंदर का पोटेंशियल देखते हुए मुझे उस विलेज से सारी सेविंग्स के साथ रवाना करा, और मैं एक दिन उनका वो कर्ज चुकाना चाहता हूँ। अब बची थी कैरोलिना, जो कि ओरुन को बोलती है, मेरे पास कोई स्पेशल गोल नहीं है, तो तुम एडवेंचरर क्यों बनी? आई गेस क्योंकि मैं इसमें मॉन्स्टर्स को मार सकती हूँ, और अगर मैं किसी भी मॉन्स्टर को मारूंगी तो सारे लोग हैप्पी हो जाएंगे। क्या वाकई में और कोई रीजन नहीं है? नहीं, मैं बस सभी के चेहरे पे स्माइल देखना चाहती हूँ। तुम्हें लोगों की स्माइल वाकई में काफी अच्छी लगती है ना? हाँ, क्योंकि जब लोग स्माइल कर रहे होते हैं तो वे मुझे नहीं मारेंगे, और मॉन्स्टर को मारने के बाद लोगों के मुंह की स्माइल बाहर आती है, इसी वजह से मैं मॉन्स्टर्स को मारती हूँ। और उन शौक हो जाता है। ये क्या कह रही है? इस लड़की के अंदर का डार्कनेस काफी ज्यादा अंदर तक है। अब वे लोग ओरुन से पूछते हैं, तो ओरुन मास्टर आपका भी कोई अल्टीमेट गोल है क्या? हाँ, वो दरअसल मेरा गोल है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, इतना कि किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि वो मेरे से कुछ चीज छीन ले। अब ओरुन इन तीनों को बोलता है, तो चलो मिलकर मेहनत करते हैं और फिर उस ग्रेट डंजन को कनकर करते हैं। लेकिन उससे पहले कैरोलिन, तुम्हारा नाम काफी बड़ा है, इमरजेंसी की सिचुएशंस में तुम्हारा नाम लेना काफी अच्छा आइडिया नहीं होगा, तो मैं तुम्हें एक शॉर्ट नाम देता हूँ। आज से हम तुम्हें कैरो बोलेंगे। और कैरोलिन काफी खुश हो जाती है, और फिर लोगन भी अपना निकनेम मांगता है। तुम्हें निकनेम की क्या जरूरत है, लेकिन तुम्हारा नाम है लोग, ठीक है? लोगन काफी खुश हो जाता है।
खुद ड्रैगन स्लेयर ने मुझे मेरा नाम दिया है, मैं काफी खुश हूँ। और सोफिया का नाम सोफी ही रहता है। अब ये सभी लोग डंजन में जाते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर देखते ही कैरोलिन वापस से उनकी तरफ भागती है। और उन ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये 3 दिनों में काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। लेकिन अभी भी एक डिफेंडर की जॉब यही होती है कि वो सामने वाले के अटैक को रोके, ना कि उन्हें देखते ही उनकी तरफ भागे। अब तभी एक मॉन्स्टर कैरो के पीछे से हमला कर रहा था, तो ओरुन मैजिक वॉल का इस्तेमाल कर एक ही स्ट्राइक में उसका काम तमाम कर देता है। अब ओरुन कैरो के पास आता है और बोलता है, देखो तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी तुम उनके अटैक्स को डोज क्यों नहीं करती? ऐसे तो तुम एक एडवेंचर के दौरान काफी ज्यादा घायल हो जाओगी। लग रहा है मैंने अभी भी आपको नहीं बताया। और ऐसा बोलकर वो अपने हाथ को काट देती है। तुम पागल हो गई हो क्या? अपने आप को क्यों इंजर्ड कर रही हो? और तभी ओरुन देखता है कि उसका हाथ ऑटोमेटिकली हील हो गया था। तो ये है कैरो की स्पेशल एबिलिटी। दरअसल बचपन में कैरो को चर्च में कैद कर रखा गया, जहाँ पर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स करे जाते थे। और आज से 2 साल पहले चर्च के बेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद एल्बर्ट, जो कि यूनिट 1 का मेंबर था, उसने कैरल को रेस्क्यू करा। अब तभी कैरोलिन बोलती है, ओरुन ये लोग हंस क्यों नहीं रहे? क्योंकि तुमने अभी अभी अपने आप को चोट पहुंचाई है। कोई भी ये देखकर क्यों हंसेगा? देखो कैरोलिन, जब भी चोट तुम्हें लगती है तो दर्द उन दोनों को होता है। तो प्लीज अगर तुम उनकी स्माइल्स को भगाना नहीं चाहते तो तुम ध्यान से करा करो। लेकिन सोफी काफी परेशान हो जाती है और ओरुन उसे हक करते हुए बोलता है कि मुझे पता है इस स्टाइल में आने में तुम्हें काफी टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन तुम जरूर इतनी पावरफुल हो जाओगी कि तुम सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल बिना चोट खाए ला सकती हो। तो अब ओरुन वापस से इन तीनों को गिल्ड में लेकर आता है और कैरोलिना की तैयारी स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो काफी सारी रिफ्लेक्टिव वॉल को कास्ट करता है और फिर एक बॉल को रिफ्लेक्टिव वॉल्स की तरफ फेंकता है, जिससे कि सोफी को डॉज करने की आदत हो जाए। जिसके बाद ओरुन लोगन के पास आता है और उसे बताता है, देखो मुझे पता है तुम एक इंचेंटर हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम स्वॉर्ड छोड़कर स्पीयर से अटैक करना स्टार्ट करो। और तुम्हारे लिए मैं विल से बात कर लूंगा, जो कि यूनिट 1 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। इसके बाद वो लेकर जाता है सोफी को एक कमरे में, जहाँ पर उसे वो 2 स्पेल्स को कास्ट करने के लिए बोलता है। और फिर सामने पड़े जो बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर जो सा कलर आएगा उस कलर का स्पेल सोफी को उन बोर्ड्स के ऊपर फेंकना है। रेड का मतलब है फायर मैजिक और ब्लू का मतलब है एक्वा ब्लास्ट। और ओरुन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इससे सोफी को पैरेलल कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। लेकिन अभी भी सोफी कंटिन्यूअसली 2 स्पेल्स को कास्ट नहीं कर पाती। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज होती है और एक इनविजिबल चीज जाकर टारगेट को गिरा देती है। ये कोई मैजिक नहीं था। ओरुन उसकी बात सुनने के बाद उसे बोलता है, मेरे पास भी सेम टू सेम एक दिन ऐसी ही फीलिंग आई थी। लग रहा है तुम्हारे अंदर स्पेशल एबिलिटी अपीयर होना स्टार्ट हो चुकी है। अब दिन बीतते जाते हैं और इन तीनों की ट्रेनिंग ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलती रहती है और ये लोग दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। अब फाइनली ओरुन इन लोगों का टेस्ट लेने के बारे में सोचता है, तो ये इन्हें बोलता है, अगर तुम फ्लोर 20 के बॉस और क्लॉड को अकेले हरा दोगे तो मैं तुम्हें पास समझूंगा। तभी रेन ओरुन के पास आती है क्योंकि ओरुन की जो स्वॉर्ड थी वो रेडी हो गई थी, जिसे कि देखने के बाद ओरुन हैरान हो जाता है। ये कितनी अच्छे से क्राफ्ट करी गई है, इसका वेट वो एकदम परफेक्ट है। और फिर ओरुन एक कसम खाता है कि वो कभी भी अपने कॉमरेड्स को मरने नहीं देगा। अब ओरुन एक नई डंजन में जाता है अपनी नई स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए और इसकी स्वॉर्ड वाकई में काफी अच्छे से काम कर रही थी। बाकी चारों बोलते हैं, ओरुन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस स्वॉर्ड को नाम देना चाहिए? हाँ, तो मैं आज से इसे बोलूंगा स्क्वारज़ाशे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ब्लैक रैबिट, क्योंकि ये स्वॉर्ड है ब्लैक कलर की, जो कि ब्लैक ड्रैगन को हराने के बाद आई थी और क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग रैबिट गिल्ड में हुई है तो इसलिए आज से इसका नाम है स्क्वारज़ाश। अब सैल्मा ओरुन के पास आती है और बोलती है, ओरुन मुझे लगता है अब टाइम हो चुका है कि हमें फ्लोर 92 पर जाना चाहिए। लेकिन सैल्मा, मैं तुम्हारी बहन को पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ कि कल मैं उन्हें फ्लोर 30 पर लेकर जाना चाहता हूँ। क्या वो भी से फ्लोर 30 पर? है ना, तुम भी हैरान हो गई ना। अगर वे फ्लोर 30 पर चले जाएंगे तो फिर वे एक फुल फ्लेज्ड एडवेंचरर बन जाएंगे। अब रात होती है और फिर ओरुन दद्दू के पास आ जाता है। दद्दू से बताता है, लग रहा है तुमने नहीं सुना बच्चे, अमुमुथ वो सदर्न ग्रेट डंजन के पास स्पोर्ट करे गए। तो गाइस, दरअसल जो अमुमुथ है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवेंचरिंग के खिलाफ है। इनका ये मानना है कि जो डंजन्स बने हैं इन्हें कभी भी कॉन्कर नहीं करना चाहिए, जिसकी की वजह से इन लोगों ने काफी सारे एडवेंचरर्स को मारा है। तो अब ओरुन उनसे पूछता है,
दद्दू, क्या तुम ये जो बात बता रहे हो ये सच है या फिर कोई रूमर? क्योंकि मुझे अभी तक किसी गिल्ड ने नहीं इन्फॉर्म करा है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है बच्चे, ये बात पूरी पूरी सच है, क्योंकि उन लोगों ने अभी से ही कुछ एडवेंचरर्स को मारना स्टार्ट कर दिया है। अब हम पूरी यूनिट 1 को देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग रेडी हो रहे थे एल्बर्ट का बदला उस ब्लैक ड्रैगन से लेने के लिए। 3 दिन बाद ये उससे फाइट करने जा रहे हैं। अगला दिन होता है और इन लोगों ने फ्लोर 29 को अकेले ही क्लियर कर लिया था। और इन लोगों के पास आता है और बोलता है, वाओ यार, तुम वाकई में काफी पावरफुल हो चुके हो। मेरे हिसाब से अब तुम्हारे अंदर वे सारी कैपेबिलिटीज है जो कि फ्लोर 30 को कॉन्कर करने के लिए चाहिए। अब जब ये लोग गिल्ड की मैनेजमेंट टीम के पास आते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग अगर फ्लोर 30 पर जाना चाहते हैं तो इन्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सेम डे और फ्लोर 92 पर बाकी यूनिट 1 के साथ जा रहा है। ये सुनने के बाद ये लोग डर जाते हैं, लेकिन औरुन उन्हें बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्लोर 92 पर बाद में चला जाऊंगा, पहले मुझे तुम्हारी सेफ्टी को इंश्योर करना है। लेकिन वे तीनों इससे लड़ने लगते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि ये फ्लोर 30 को अकेले ही कॉन्कर करे, लेकिन औरुन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो वे लोग बोलते हैं, आपने ही तो हमें बोला था कि हम फ्लोर 30 को अकेले ही कॉन्कर कर सकते हैं, तो अब हमें जाने दिया जाए। सोफी बोलती है, हम आपके ऊपर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते, हमें खुद भी कुछ करना होगा, प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए मास्टर। तो औरुन मजबूरन मान जाता है, लेकिन उससे पहले वो इन लोगों से एक प्लान बनाने के लिए बोलता है, जिसके की अप्रूवल के बाद ही ये फ्लोर 30 पर जा सकते हैं। और वाकई में इनका प्लान काफी अच्छा था और औरुन इन्हें अलाउ कर देता है, जाओ तुम फ्लोर 30 पर अकेले जा सकते हो, लेकिन उससे पहले ये लो, ये एक पेंडेंट है, अगर तुम कभी भी किसी मुसीबत में हो तो तुम मुझे बेझिझक बुलाना, इस पेंडेंट के थ्रू मुझे एक सिग्नल मिलेगा और मैं तुरंत ही तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। अब फाइनली वो दिन था जब औरुन की यूनिट 1 और इन बच्चों की यूनिट 10 एक साथ एक फ्लोर 30 पर और एक फ्लोर 92 पर जा रहे थे और सभी लोग पूरी तरीके से पम्प्ड अप थे। इस तरफ हम बच्चों को देखते हैं जिन्हें की सामने कुछ गॉब्लिन्स मिलते हैं और कैरोलिन तुरंत ही उनकी तरफ चार्ज करती है। इस तरफ जो लोग हैं वो एक ट्रैप मैजिक का इस्तेमाल करता है और सोफी भी एयर स्लैशेस को इस्तेमाल कर पा रही थी। जो इनका नया मेंटोर आया था वो इनकी इस प्रोग्रेस को देखकर हैरान हो जाते हैं। और इस तरफ सेल्मा और पूरी यूनिट 1 डंजन बॉस यानी कि ब्लैक ड्रैगन के पास पहुंच गई थी, जिन्हें की देखते ही ब्लैक ड्रैगन इनके पास आता है। सेल्मा सभी को बफ कर देती है और औरुन अपने ऊपर खुद के बफ्स का इस्तेमाल करता है और ये लोग भिड़ने लगते हैं उस ड्रैगन से। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं फ्लोर 30 पर, जहाँ पर चलते चलते इन लोगों को दिखाई देता है डंजन के बॉस का घर, लेकिन वहाँ पर पहले से कुछ एडवेंचरर्स खड़े थे। तो लोग वहाँ पर जाता है और उनसे पूछता है, हेलो एवरीवन, आई नो आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपने काफी मेहनत करी होगी, लेकिन ये हमारा पहली बार है कि हम किसी फ्लोर बॉस के पास आए हैं, क्या आप हमें ये मौका दोगे इस फ्लोर बॉस से लड़ने का? मेरा नाम है लोग और मैं सिल्वर रैबिट का मेंबर हूँ। सिल्वर रैबिट, ये कौन सी गिल्ड आ गई बे? बेवकूफ, तुम भूल गए क्या? यही वो गिल्ड है जिसमें की ड्रैगन स्लेयर है। और ये पार्टी जो इन लोगों के आगे खड़ी थी ये थी एडवेंचरर स्लेयर पार्टी, जिसमें की शियोन जोरिल से बोलती है, जोरिल अपनी एबिलिटी से पता करो कि ये लोग ड्रैगन स्लेयर को जानते हैं या फिर नहीं। और जोरिल अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और कंफर्म करता है कि ये लोग ड्रैगन स्लेयर से रिलेटेड है। इस तरफ हम लोग देखते हैं औरुन और उसकी पार्टी ने अभी तक काफी अच्छे से अपना ग्राउंड संभाल रखा था और औरुन ने तो इम्पैक्ट का इस्तेमाल करने के बाद ड्रैगन की पूंछ भी काट दी थी। लेकिन दूसरी तरफ यूनिट 10 का जो टीचर था वो इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए आगे आता है, लेकिन तुरंत ही वे लोग उसकी जान ले लेते हैं। लोग उन्हें भागने का ऑर्डर देता है, लेकिन पहले ही गिवीज नाम का ये बंदा एग्जिट को सील कर देता है। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम ड्रैगन स्लेयर से रिलेटेड हो। और इसके बाद गिवीज अपनी पार्टी को बोलता है, इन बच्चों को मैं अकेला संभालूंगा, कोई बीच में टांग मत अड़ाना। कैरोलिन समझ जाती है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो उन लोगों को टाइम देने के लिए तुरंत ही गिबीज की तरफ भागती है, लेकिन उसे काफी बड़ी इंजरी हो जाती है क्योंकि ये लोग काफी पावरफुल थे, इतने कि इनमें से हर एक बंदा ब्लैक ड्रैगन को हराने की ताकत रखता है। तभी लोग को कुछ समझ में नहीं आता और फिर वो औरुन के पास सिग्नल भेजता है। सलमा औरुन से पूछती है, क्या हो गया? जल्दी से ड्रैगन को अटैक करो,
लोग मुझे बुला रहा है, उसके ऊपर कोई मुसीबत आ चुकी है, जल्दी से इसे हराओ, अदरवाइज उनकी जान भी जा सकती है। अब और उनके पास दो चॉइसेस थी कि वो यहाँ पर रहकर अपनी यूनिट 1 की प्रोटेक्शन करे या फिर लोग के पास जाकर उन लोगों की मदद। तो डिसाइड करता है कि वो तुरंत ही इस ड्रैगन का काम तमाम कर देगा, लेकिन तभी वो ड्रैगन पूरी तरीके से रीजनरेट हो जाता है। और अब औरुन सोचता है, बच्चों प्लीज थोड़ी देर मरना मत, मैं जल्दी ही इस ड्रैगन का काम तमाम कर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस तरफ हम लोग को देखते हैं जो कि अपना स्पीयर निकालता है और सोफी को बोलता है लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, कैरल जल्दी से रीजनरेट हो जाएगी और वैसे भी औरुन यहाँ पर आता ही होगा। अब लोग अपने ऊपर और सोफी के ऊपर 3 बफ्स का इस्तेमाल करता है और सोफी थंडर एरो से गिबीच पर हमला करती है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड से इजीली उसे डिफेंड कर लेता है और तभी गिबीच इनकी तरफ भागता है और लोग अपने एक ट्रैप मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे स्टोन्स में कैद कर देता है, जिसके की बाद वो उसका काम तमाम करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है उसका वो रॉक का पहाड़ टूट जाता है और गिबीच उसे उसके ही स्पीयर से उठाकर एक धोबी पछाड़ दे देता है। बच्चे तुमने काफी अच्छा करा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें अभी जिंदा छोड़ दिया तो तुम इन फ्यूचर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और मैं ये नहीं चाहता। सोफी ये देखकर हैरान हो जाती है कि गिबीच लोग की जान लेने वाला है, तो लोग उससे अपनी जान की प्रोटेक्शन के लिए बोलता है, तुम हमें बेट की तरह यूज नहीं करने चाहते क्या? और उनके खिलाफ नहीं, जब तक तुम तीनों में से हमारे पास एक भी है हमारा काम चल जाएगा। और इससे पहले वो गिबीच लोग की जान लेता, सोफी आगे आती है और अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, जिसकी की वजह से गिबीच अब हिल भी नहीं पा रहा था, जिसके बाद सोफी उसे उड़ाते हुए दूर फेंक देती है और फिर लोग के पास जाकर उसे हील भी करती है। गिबीच को ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि इतने कमजोर लोग मिलकर इसके साथ इक्वल ग्राउंड्स पर भिड़ रहे हैं। शियोन बोलती है, अगर ये तुम्हारे बस की नहीं है तो पीछे हट जाओ, तुम निकम्मे हो। अब लोग अपने सारे स्पेल्स को कास्ट करता है, साथ ही साथ सोफी भी तैयार होती है। इस तरफ हम देखते हैं ड्रैगन को जो कि पर्पल मिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अब औरुन सोचता है अब और होल्ड बैक कर कुछ भी फायदा नहीं है, तो वो अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल कर अपनी स्वॉर्ड को उसमें ढक लेता है और तुरंत ही उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए डिवाइन फ्लैश का इस्तेमाल करता है। लेकिन ड्रैगन के डिफीट होने के बावजूद वो वापस से रीजनरेट हो चुका था, तो ड्रैगन इन लोगों के ऊपर अपनी पूंछ से हमला करता है, जिसे कि सेल्मा का बैरियर प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन इससे सेल्मा काफी दूर जाकर गिरती है। लेकिन औरुन जो है उस ड्रैगन के ऊपर था और फिर कूदकर उस ड्रैगन के ऊपर इम्पैक्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो ड्रैगन अंदर से पूरा फट जाता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि वापस से औरुन ने अकेले ही इस ड्रैगन का काम तमाम कर दिया। इस तरफ लोग काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था इस बंदे से लड़ते हुए। सोफी बिल्कुल ही हार मान चुकी थी और गिबीच भी उसका काम तमाम करने वाला था, लेकिन तभी कहीं से इम्पैक्ट स्पेल का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर आ चुका था हमारा हीरो औरुन। सॉरी मैं लेट हूँ। औरुन आकर सोफी से गले मिलता है और फिर कैरोलिन और लोग को भी सेफ्टी की पोजीशन में ले आता है। औरुन इन लोगों के ऊपर एक बैरियर को कास्ट करता है और ये काफी गुस्से में था। तो तुम हो ड्रैगन स्लेयर? हाँ मैं ही हूँ। अब तुम मुझे बताओगे तुम इन बच्चों के पीछे क्यों पड़े थे? शियोन बोलती है, क्योंकि ये लोग जानते थे तुम्हें, हमें ये पता था अगर हम इन्हें हार्म करेंगे तो तुम जरूर आओगे और आई एम ग्लैड कि ये काम कर गया है। और अब औरुन अपना स्टांस ले लेता है क्योंकि वो इन्हें जान से मारने वाला था। आखिरकार इन लोगों ने इन तीनों की ऐसी हालत जो कर दी, पूरी की पूरी उनकी जो पार्टी होती है वो तैयार होती है और उनका काम तमाम करने के लिए। वे लोग बोलते हैं ये 3 वर्सेस 1 है, तुम हमें कैसे हराओगे? लेकिन औरुन बोलता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। तब शियोन वहाँ से डॉज करती है क्योंकि औरुन ने वेट अप स्पेल का इस्तेमाल करा था, जिसके की बाद जूरियल और फ्रूका हिल भी नहीं पा रहे थे। तो औरुन अर्थ शोक नाम का एक स्पेल को कास्ट करता है, जिससे कि वे दोनों भी हार गए थे और बची थी तो अगली शियोन। और औरुन जब उसके ऊपर हमला करता है तो शियोन उसके हमले को ब्लॉक कर लेती है अपने स्टाफ से। मुझे नहीं लग रहा था तुम उन तीनों को इतनी इजीली हरा दोगे। इसके की बाद वो एक मैजिक स्पेल से औरुन के ऊपर हमला करती है। ये लड़की कौन है? इतनी छोटी है लेकिन इसने मेरे स्ट्राइक को ब्लॉक कर लिया। इसके अलावा ये एडवांस्ड मैजिक को पलक झपकते ही कास्ट कर देती है।
जिसके बाद शियोन मियोनीर का इस्तेमाल करती है, लेकिन ओरुन काफी मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है। शियोन उसे बोलती है, मुझे लग रहा था तुम इन फ्यूचर हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर लेते, क्योंकि मैं जानती हूँ एक ऐसे बंदे को जो कि बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखता था। अगर वो अभी जिंदा होता तो वो बिल्कुल तुम्हारे ही जितना स्ट्रॉन्ग होता। तो तुम एडवेंचरर्स को क्यों मार रहे हो? तुम नहीं समझ सकते और मुझे समझना भी नहीं है। मैं जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि ये टेररिस्ट क्या चाहते हैं। तुम्हारा काम बस लोगों को मारना है। क्या लोगों को मारना? तुम्हें पता है तुम एडवेंचर्स की वजह से ये वर्ल्ड खतरे में है। अगर तुम ऐसे ही सारे डंजन्स को कॉन्कर कर लोगे तो ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। अब बहुत हो चुका है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी सारे एक्सप्लोड का इस्तेमाल करती है और ओरुन उन्हें डॉज कर रहा था। शियोन को लगता है कि वो जीत चुकी है, क्योंकि ओरुन किसी भी हाल में इतने सारे स्पेल्स को सरवाइव नहीं कर पाया होगा। लेकिन ओरुन अपनी स्वॉर्ड को एक शील्ड में कन्वर्ट कर लेता है और फिर अपनी मैजिकल कन्वर्जेंस की हेल्प से उस स्वॉर्ड से एक विप को बनाकर शियोन को कैद कर लेता है। अब जैसे ही ओरुन शियोन को अपनी तरफ खींचता है तो उसे उसका पूरा चेहरा दिखाई देता है। शियोन तुम? ओरुन तुम? क्या तुम ओरुन हो? ये कौन है और मुझे इसका नाम कैसे पता है? ये मैजिक, ये पक्का ओरुन ही है। चलो ओरुन, अच्छी बात है, मुझे ये पता चल गया तुम जिंदा हो। ये पक्का उस बुढ़े और उस औरत की गलती होगी। और वो उन लोगों के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है और इनको कुछ भी समझ में नहीं आता और उनसे पूछता है, शियोन तुम हो कौन? मुझे तुम्हारा नाम तो पता है, लेकिन मुझे तुम्हारी मेमोरीज याद नहीं है। शियोन समझ जाती है और उनकी मेमोरीज के साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई है। तो वो और उनको बोलती है, अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे छोड़ दो, मैं और लोगों को भी यहाँ से भेज दूंगी। चुप हो जाओ, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती हो। लेकिन तभी और उनका जो भी माना था वो खत्म हो गया था और बाकी लोग भी खड़े हो गए थे। और सोचता है अगर ये लोग अभी फाइट करना स्टार्ट करेंगे तो मैं हार जाऊंगा। तभी वहाँ पर पूरी की पूरी यूनिट 1 आ जाती है। लेकिन शियोन अब मन बना चुकी थी कि उसे ओरुन की जान नहीं लेनी, क्योंकि आखिर ओरुन उसका बचपन का क्रश जो है। तो वो वहाँ से जाने के बारे में बोलती है और बोलती है, आई होप जब हम अगली बार मिले तो हम दोनों ऐसा दोस्त मिले, ना कि एक दूसरे की जान लेने के लिए। और फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सलमा सोफी के पास आती है और वो काफी खुश थी। ओरुन उनसे माफी मांगता है, माफ करना, मेरी ही गलती की वजह से तुम लोगों की अभी जान चली जाती। मुझे फ्लोर 92 पर किसी और दिन जाना चाहिए था। ये आप क्या कह रही हो? आपकी वजह से ही ये सारे जिंदा है। लेकिन लोग ओरुन से पूछता है, क्या आप उस लड़की को जानते थे? नहीं। और हम देखते हैं शियोन को, जो कि एक पहाड़ पर खड़ी होकर यही सोच रही थी, ओरुन जिंदा है। मुझे कितनी बार झूठ बोला गया, लेकिन वो एक एडवेंचरर है। आई होप हम एक दूसरे से वापस मिलेंगे। लेकिन यार अब तो वो मेरा दुश्मन बन चुका है। ओरुन ऐसा तुमने क्यों करा? क्यों तुम मेरा साथ छोड़ चुके हो और उससे ऊपर तुम मुझे भूल चुके हो? मैं उन लोगों की जान ले लूंगी। इस तरफ हम देखते हैं ओलिवर को, जो कि ट्रेनिंग कर रहा था ब्लैक ड्रैगन को हराने के लिए। तभी उसके पास फिलिया आती है और उसे बताती है, तुम्हें पता है ओरुन को सारे द हीरो के नाम से बुला रहे हैं। हाँ मुझे पता है, आखिरकार उसने ब्लैक ड्रैगन को जो हराया है, लेकिन आने वाले 100 टूर्नामेंट में मैं अकेले ही उसे हराऊंगा और ये प्रूव कर दूंगा कि हीरो ओरुन नहीं मैं हूँ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे गिल्ड के मास्टर को, जो कि मन ही मन सोच रहा था, ओरुन एक ऐसा बंदा जो कि कभी भी डंजन में पैर भी न रखे, वो ग्रेट डंजन को कॉन्कर करने के लिए निकला है। कितनी आयरनी की बात है, लेकिन ये मेरे लिए काम कर रहा है। थैंक यू ओरुन, पास्ट को अभी तक भूले रखने के लिए। काश ओरुन की मेमोरीज उसकी आखिरी सांस तक वापस ना आए। और इसी के साथ ये जो एनीमे है ये हो जाता है खत्म। अरे यार पूरे 20 मिनट भूखे हैं डोगेश भाई। हाँ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा। डोगेश आ रहा हूँ मैं, अभी ऐसी तैसी करूँगा तेरी।